हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेब एंड माय नेम इज़ हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे क्लास 12th का जो यूनिट नंबर 2 है उसका लेक्चर नंबर 3 जिसमें हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ को। इससे पहले अगर हम बात करें अपने पास वीडियो नंबर 1 और 2 की, तो उसके अंदर हमने किसको एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने मोस्ट जो टॉपिक थे हमारे पास थे वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी, और जो नंबर 2 लेक्चर था उसमें हमने आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था वो था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो जो लिंक है उनका वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए लास्ट वीडियो से शुरू अगर हम करें तो हमारे पास जो ड्रिफ्ट करंट आई आया था वो हमारे पास ANE विडी आया था। ये विडी क्या थी? ये विडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपने पास विडी वो क्या आया था, उसका फॉर्मूला था E/m। बात समझ में आया? अगर आज का बात करें वो ओम्स लॉ है, तो ओम्स लॉ तुम कहोगे सर जी वाह आता है हमें, तो ये 10th में खूब इसको हमने रटा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलो वैसे शुरू करते हैं इसको। अगर हम बात करें ओम्स लॉ तो डेफिनेशन स्टेटमेंट आपको पता है कि भाई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the current I flowing through any conductor wire is directly proportional to the potential difference at constant temperature। ये हम पढ़ रहे हैं और यही हमने पढ़ा है, यही ओम्स लॉ है। क्या बोलता है? दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यहाँ पे V आपके पास क्या है? ये V है आपके पास टेम्परेचर, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने पास ये I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? पोटेंशियल डिफरेंस के। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू, जैसा कि फिजिक्स के अंदर हम जो प्रोपोर्शनलिटी का निशान इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी कांस्टेंट में। तो हमारे पास यहाँ पे जो कांस्टेंट वो क्या है अपने पास? RI। ये अपने पास क्या है? ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू RI, और इसको बेसिकली हम बोलते हैं V इज इक्वल टू IR। यहाँ पे जो R है ये अपने पास क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या अपने पास ये कांस्टेंट, और इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। इसको हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, लेकिन पहले यहां तक हम 10th में पढ़ते। और एक चीज हमारे पास 10th में और क्या आती है, हमारे पास एक ग्राफ भी आता है। ये ऐसा, और क्या होता है बीच में यहाँ पे अपने पास ये कांस्टेंट है, ये R है ना, ये अपने पास ग्राफ है। इसको कोई IV कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलता है, इसको VI भी बोलता है। क्वेश्चन होता है सर यहाँ पे V यहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिखे, I यहाँ पे लिखे, या फिर यहाँ पे लिखे। तो बेसिकली बुक्स में दोनों रिप्रेजेंटेशन है कि आप कहीं पे भी लिख सकते हो, लेकिन बेसिकली देखिए कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, जो करंट है वो किस पे डिपेंडेंट है? पोटेंशियल डिफरेंस पे। और हमें पता है जो ग्राफ का एक्स एक्सिस होता है यहाँ पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं, और यहाँ पे डिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट यहाँ पे कौन है? करंट है। किस पे? पोटेंशियल डिफरेंस पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हम इसको VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, यानी जैसे XY ग्राफ तो VI ग्राफ। यहाँ तक अपना होता है ओम्स लॉ। इसमें अगर आगे हम बात करें डिटेक्शन की जो डिटेक्शन है ओम्स लॉ का वो कैसे करें, तो ये अपने पास हो गया। इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम रब कर रहे हैं। यहाँ से हो गया, चलो ठीक है, इसको हमने रब कर दिया। इसके बाद जो हम इसको डिड्यूस करेंगे, चलिए फिर डिडक्शन। देखो इसकी जो डिडक्शन की शुरुआत है ना वो कहां से होगी अपने पास? वो वहीं से शुरुआत करेंगे। अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो क्या आएगा? वी नो जो विडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या थी अपने पास? E टो बाय m। ये टॉर्क वाला टो नहीं है, यहाँ पे टॉर्क नहीं है ये कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं वो नहीं है। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। अपने लास्ट वीडियो में इसको अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया भी है। इसके बाद बट वी नो हमारे पास क्या होता है कि जो E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में L, इफ L बी द लेंथ ऑफ कंडक्टर। बात समझ में आई? L क्या? लेंथ ऑफ कंडक्टर। E क्या? चार्ज। E इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिलैक्सेशन टाइम M क्या? मास ऑफ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स। और आल्सो I क्या होता है? ANEVD। तुम कहोगे सर क्या बार बार कभी कुछ लिख रहे हो कभी कुछ लिख रहे हो? हमारा मेन मोटो यहाँ पे देखो, पहले रिजल्ट की अगर बात करें तो मेरे पास क्या होता है? V इज इक्वल टू RI।
तो V अपॉन में I इज इक्वल टू R। सीधी सी बात है, हमने क्या निकालना है, V अपॉन I निकालना है, वहाँ से हमारे पास R आएगा और R किसी अदर कॉन्स्टेंट्स की फॉर्म में आएगा। तो हमारे पास I आ गया और V आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है ANEVD, तो ANE VD को मैं क्या लिख दूँ, E, ध्यान से देखना, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या लिख दूँ, V अपॉन में L तो। ये बात समझ में आया। देखो कैसे किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा, E V टो बाई L, और यहाँ पे हमने इसमें पुट कर दिया, बात खत्म। और हमारे पास क्या बनता है, यहाँ से बनता है ANE स्क्वेयर टो M L, मैंने V को बाहर ले लिया। अब I इज इक्वल टू दिस, तो I उधर चला गया है ना, क्या है अपने पास, I इज इक्वल टू ANE स्क्वेयर टो बाय ML, V I उधर गया, बाकी इधर आ गया, तो क्या आया अपने पास, V अपॉन I इज इक्वल टू क्या आएगा, ये उधर जाएगा तो ML ANE स्क्वेयर टो। बात समझ में आई। और यही किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है। V अपॉन I क्या होता है, R ही तो होता है। देखो तो अपने पास क्या हो गया ये, तो हमारे पास हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से पता चला है R की वैल्यू। हाँ सही है। तो अपने पास हेयर जो R रेसिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ML ANE स्क्वेयर तो ये मेरे पास क्या आ गया, R आ गया। बात समझ में आई, हो गया फाइनल। चलो यहाँ तक नोट कर लो। इसके बाद हम, वैसे पता है आपको इसका SI यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, फिर भी चलो एक बार बता देते हैं आपको। किसका, रेसिस्टेंस का। यहाँ तक समझ में आया। चलो इसको यहाँ से अब हम रब करते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस अपने पास क्या होता है, हम इसको भी 10th में पढ़ा है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल कंडक्टर विच ओपोज द फ्लो ऑफ करंट। ये कंडक्टर मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे करंट को क्या करता है, ओपोज करते हैं। अब करंट को ओपोज कर रहा है कैसे, देखो अगर हम बात करें, हमने आपको क्या बताया आपके पास कि V इज इक्वल टू आई आर, तो अपने पास R क्या हुआ है यहाँ पे, V अपॉन में I। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन आप क्या बोल सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो इन द मटेरियल वायर। दो डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रॉपरली डेफिनेशन आपके पास ये ऊपर वाली है, नंबर 2। इसके बाद हम अगर बात करें, इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल R से, और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या होगी, आपको पता भी होगा, देखा भी होगा आपने, इस तरह से इसकी क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ये इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिप्रेजेंटेशन इसकी सिंबॉलिक। उसके बाद क्या बात करेंगे इसकी यूनिट की, तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होती है, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस सबको पता है ना, क्या होती है इसकी, ओम। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये नहीं कि ओम होती है सर, ये लो है ना, इसके यूनिट क्या होती है, ओम है ना, ये नहीं, इसके यूनिट अपने पास ओम ये। और इसको फिजिक्स में ना ओमेगा बोलते हैं हम, ओमेगा। वॉच भी आती है ना ओमेगा की, इसी सिंबल से होगा घड़ी, रिस्ट वॉच। तो इसको किससे बोलते हैं, ओम। बात समझ में आया। तो उसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ही, वो है डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूले की अगर बात करें तो क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला इसका, तो वही बात कि V इज इक्वल टू आर आई, तो R क्या हो गया आपके पास, V अपॉन आई। अब V का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता, लेकिन हमें पता है V पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज अपॉन में I। वर्क डन का तो पता होगा क्या होता है, M1, हाँ M1, उसके बाद L2 T-2, ये अपने पास वर्क डन का है, वेरी गुड। और ये अपने पास चार्ज का क्या होता है, AT, और अपॉन में करंट का क्या होता है, A।
जब इसको काटापीटी करोगे तो अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला इसका क्या बनेगा भाई, हाँ m1 क्या हो गया, m1l 2t -2 और ये t नीचे आया, ऊपर गया तो क्या बना -3 और a नीचे आएगा तो a स्क्वायर ऊपर जाके क्या बन जाएगा ये -2, जिसका क्या हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। बात समझ में आई, ठीक है भाई। उसके बाद क्वेश्चन है एक, अपने लिख लेते हैं इसको, जैसे कि मैं आपको प्रॉपरली नोट्स बनवा रहे, अगर कोई बना रहा हो तो डिफाइन 1 ओम। तो डिफाइन 1 ओम, अच्छा बताओ मेरे को 1 ओम कब होगा, ये R क्या होता है V/I, ये 1 कब होगा, जब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए 1 वोल्ट और करंट कितना हो जाए 1 एम्पीयर, है ना। तो अपने पास इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, यदि 1 एम्पीयर करंट फ्लो करे, कहां से 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच में, अगर आपके पास ये आपके पास 2 पॉइंट हो गए, ये वायर है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा थोड़ा सा तो क्या है, ये R रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कब होगा, अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा V वो क्या हो जाए 1 वोल्ट, मान लो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, करंट आई जा रहा है 1 एम्पीयर, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, इस पोटेंशियल टर्मिनल का 3 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 3 - 2 1 वोल्ट, और करंट कितना 1 एम्पीयर, तो रेसिस्टेंस जो फ्लो करेगा वो क्या कहलाएगा 1 ओम कहलाएगा। बात समझ में आई, तो अपने पास हो गया ये रेसिस्टेंस का, इसको नोट कर लो। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, जो इसका टॉपिक है कि किन किन फैक्टर पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो क्या लिखेंगे, ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, चलो, तो ऑन व्हाट फैक्टर्स रेसिस्टेंस ऑफ वायर या फिर कंडक्टर डिपेंड्स, कि किन किन फैक्टर पे है ये जो डिपेंड करेगा। तो नंबर वन किस पे डिपेंड करता है, जो रेसिस्टेंस R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, मतलब क्या लिखेंगे कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है L से। ये चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नंबर 1 पे लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था तब हमें ऐसा पता चला कि जो रेसिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ है, क्योंकि पेपर में आएगा तो प्रॉपरली लिखा जाएगा ना, ऐसे तो ना आप कुछ भी लिख दोगे। और इसके बाद फिर हम इसको अगर वर्ड्स की फॉर्म में लिख दे तो बहुत अच्छा है, दैट इज रेसिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली proportional to the length of wire, कि किस पे डिपेंड करे, लेंथ ऑफ वायर पे। यानी कि अगर लेंथ को डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को हम हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। बात समझ में आया। अगर नंबर 2 की बात करें, मेन ये 2 ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, SSS होगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब कि कितने एरिया में से करंट फ्लो करेगा, तो इसमें भी ये लिखेंगे क्या, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट, क्या पाया गया कि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब
एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। फिर से वही लिखेंगे, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज इनवर्सली, आपकी बार क्या बढ़ाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बात आती है कि आपके पास दो वायर है, एक थिक है एक थिन है, पतली वायर मोटी वायर, करंट किस में ज़्यादा फ्लो करेगा, थिक वायर में से, मोटी वायर में से करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, क्योंकि मोटी वायर का एरिया ज़्यादा तो रेसिस्टेंस कम है ना। इसीलिए तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन जो केबल्स होती है, वायर होती है ना, देखते ना खंबे होते हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर जो वायर जा रही है वो मोटी वायर होती है। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस में उसका क्या हो जाए, कम। दूसरी ओर आप जो दिवाली पे लड़ी लेके आते हो एलईडी लाइट्स, तो उनकी देखो जो वायर है वो बहुत पतली है। क्यों? क्योंकि वायर, वो जो लाइट है वो बिल्कुल छोटा, उनको कम करंट चाहिए और करंट अपने पास पूरा आ रहा है, फ्लो ऑफ करंट है ना, जो अपने घर पे सप्लाई है। तो वो पतली जो वायर है, थिन वायर, वो क्या कर देगी, करंट, उनका एरिया कम तो रेसिस्टेंस बढ़ा देगी, ताकि कम करंट पहुंचे उन बल्ब तक। नंबर 2 हो गया। और नंबर 3 हम लिख देते हैं कि किस पे डिपेंड करते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे करते हैं बताएंगे आगे, बात समझ में आई? तो चलो अभी बता देते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। चलो इसके बाद नोट कर लो आप, फिर आपको ये आगे कराते हैं। हो गया? चलो ठीक है। हमने आपको क्या बताया कि रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, तो टेम्परेचर बढ़ाएं घटाएं क्या फ़र्क पड़ेगा रेसिस्टेंस पे, है ना। तो चलो फिर अब देखो, हम रेसिस्टेंस का अगर फॉर्मूला याद करो, अपने पास क्या आया था, R = ml ANE² टो, यानी कि ये टो की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टो क्या था, ध्यान समझना इस टॉपिक को, लॉजिक है इसके पीछे कि टो आपके पास है, मान लो आपके पास कंडक्टर है और ये जो है ना, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन्स है, इस तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस इलेक्ट्रॉन को यहां पे पहुंचना है, वो क्या कर रहा है, यहां से टकराया, फिर यहां से टकराया, फिर यहां पे टकराया, फिर ऐसे टकराया। तो यहां से टकराने के बीच का, दो टकराव के बीच का जो टाइम है वो क्या अपने पास टो है। अब एक बात बताओ, एक तो आपके पास मेले में क्राउड ज्यादा है और एक कम क्राउड है, या चलो वो भी छोड़ो, आपके पास मेले में क्राउड है, रूम में मान लो 10 पर्सन है, बच्चे, और वो चुपचाप खड़े हुए हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, और एक में भगदड़ मची हुई है, भाग रहे हैं, तो आप किस में जल्दी से पहुंचोगे, यहाँ पे जिसमें क्राउड, जिसमें आराम से चल रहे हो। मतलब कि जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जितने भी ये अपने पास एटम्स है अंदर, इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाइब्रेट करेंगे, और ये बेचारा, इसको दिक्कत होगी, बार बार ये बार बार टक्कर खाएगा उनसे, ये जा रहा आराम से, वो बार बार ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, वाइब्रेशन से बार बार टक्कर होगी तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया, कम हो गया, उसको पहुंचने में भी दिक्कत होगी, बहुत टक्कर खाएगा, ठोकरे खाएगा, हाँ ठोकरे खा खा के पहुंचेगा बेचारा, थका आ रहा धीरे धीरे, तो करंट कम आया, टाइम लगाएगा, ज़्यादा ठोकरे खाएगा तो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, ये वाइब्रेट करने लगे, जितने भी है वाइब्रेट करेंगे तो ज़्यादा इधर उधर भागेंगे और फिर ज़्यादा टक्कर खाएगा, उसकी वजह से वो करंट कम पहुंचेगा। सीधी सी बात है, अगर चार्ज कम पहुंच रहा है तो करंट भी क्या होगा, कम होगा। बात समझ में आया? करंट कम होना मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छी बात है, आ गई, अच्छी बात है, आगे बता देंगे इसको। फिर से आएगा टॉपिक अपने पास, तो अपने पास ही हो गया रेसिस्टेंस के बारे में। और रेसिस्टेंस का हमें क्या पता चला कि जो आर है वो क्या आया था, ये आया। बात समझ में आई? ये रेसिस्टेंस है। और फिर से वही बात आ गई कि रेसिस्टेंस में तो हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी को निशान को रखते नहीं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर से एक कांस्टेंट लेके आना पड़ा, वो कांस्टेंट हमारे पास रो है। ये रो क्या आ गई, अब ये रो क्या होता है, ये रो एक कांस्टेंट है, इसका नाम है रेसिस्टिविटी।
द सिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की बहन है ये रेसिस्टिविटी, दोनों का काम एक ही है, ये भी करंट को फ्लो के रोकती है और वो भी रोकता है, बट दोनों में फर्क क्या है पता है? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई कि इट इज द प्रॉपर्टी, और यहाँ पे डेफिनेशन पता क्या हो जाएगी? सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आएगा, इट इज द टेंडेंसी। देखो फर्क है टेंडेंसी और प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टीज को तो हम वेरी करा सकते हैं, टेंडेंसी उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये क्या है? एक इंटरनल प्रॉपर्टी है भाई ये, इस बात को याद रखना। इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी, इट इज द टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। सेम डेफिनेशन, बट ये क्या आपके पास टेंडेंसी की करंट को रोकेगी, ये इसका स्वभाव, उसका बिहेवियर है ये, और ये फिक्स है। इसमें मेन चीज पता क्या है? कि जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती, कि जो रेसिस्टिविटी है डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ और एरिया। सिल्वर है, अगर मैं बात करूं इस सिल्वर का है, ये भी सिल्वर है, या चलो ये भी सिल्वर है, ये दो सिल्वर है ये, तो इसकी रेसिस्टिविटी भी फिक्स मिलेगी, इसकी भी फिक्स मिलेगी। और अगर दोनों सिल्वर है तो क्या दोनों का रेसिस्टेंस कम मिलेगा? रेसिस्टेंस सेम मिलेगा? तुम कहोगे नहीं सर, इसकी लेंथ छोटी है, इसकी लेंथ ज्यादा, तो इसकी लेंथ छोटी तो रेसिस्टेंस कम, इसकी लेंथ ज्यादा तो रेसिस्टेंस ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं बात करूं रेसिस्टिविटी तो कहोगे सर रेसिस्टिविटी दोनों की सेम मिलेगी। जितने भी सिल्वर है, चाहे आप छोटा पीस लो चाहे बड़ा पीस लो, या जितना भी ज़्यादा उसका पीस सैंपल उठाओ, क्या मिलेगी? फिक्स मिलेगी, रेसिस्टिविटी आपकी क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। तो इस बात को दिमाग में फिट कर लो, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा उठता है, क्वेश्चन घुमाते हैं, वो बोलेगा कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल, अगर मैं वायर की लेंथ को डबल कर दूं तो बताओ रेसिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो क्या बोलेंगे हम? रेसिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी है वो इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आया? ठीक है भाई, आ गई तो अच्छी बात है। ये अपने पास यहाँ से रेसिस्टिविटी आई। अब चलो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते, नाराज हो जाएगी ना ये फिर। बस आज का टॉपिक यही अपना रेसिस्टिविटी है, उसके बाद क्लोज करेंगे इसको। तो रेसिस्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन आपको मैंने बता दी थी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ ए मटेरियल कंडक्टर दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। और इसका फॉर्मूला कैसे आया? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो रो क्या हो गया? R A अपॉन L। अगर मैं बात करूं इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? R की क्या होती है? ओम। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल, तो इसकी ऐसे यूनिट क्या बन गई? ओम मीटर। इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर देते हैं। बात समझ में आया? उसके बाद अगर मैं बात करूं इसका डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन DF। डायमेंशन फॉर्मूला फिर से वही बात, रो इज इक्वल टू R A बाई L। अब R का याद करो डायमेंशन फॉर्मूला, अगर आपको याद है। R का जो डायमेंशन फॉर्मूला क्या था आपके पास? वो आया था M1 L 2 T माइनस 3 हाँ A माइनस 2। ये मेरे पास R का था। एरिया का क्या होगा? एरिया क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ क्या होती है? L। काटापीटी कर दो। जब आप काटापीटी करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा? इसका रेजिस्टेंस का, इसका बनेगा M1 L, एक से कट गया, क्या बना? L3 L3। T का कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे रोल, तो T माइनस 3। ए का भी कुछ काटापीटी नहीं हुई, तो A माइनस 2। ये अपने पास क्या आ गया? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टेंस। बात समझ में आई? पक्का? चलें आगे। चलो यहां तक अपने पास रेसिस्टिविटी है। हाँ, एक चीज और पूछ लेते हैं, कई बार से नहीं पूछते, कि अगर R इज इक्वल टू रो, कब? जब आपके पास L कितनी हो जाए? 1 मीटर, और एरिया कितना हो जाए? 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। और रो को ना, रेसिस्टिविटी को एक नए नाम से भी जानते हैं, इसको जानते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, या रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेसिस्टेंस ऑफ वायर इफ
द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर हो जाए। ठीक है भाई, समझ में आया? चलें आगे, चलो फिर रब कर दें इसको। चलो उसके बाद एक लास्ट है इसका, इसके बारे में फिर ये जो टॉपिक है क्लोज हो जाएगा। नए टॉपिक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो चलो फिर वो जो अपने पास है वो है फैक्टर्स। किन किन फैक्टर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। बात समझ में आया? तो अपने पास आर क्या आया था, V अपॉन में I आया था, और R की वैल्यू क्या आई थी भाई, ml अपॉन में ANE स्क्वेयर, हाँ ANE स्क्वेयर तो आई थी। यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद हमने क्या किया था, सोचो, रेसिस्टेंस। देखो अब फिर वही बात की सर करना क्या है, तो R क्या होता है L/A, तो ये मेरे पास R है, L/A को अलग कर दे, बाकी सबको सेम रखो, MNE स्क्वेयर तो L/A, यानी R क्या बन गया इज इक्वल टू MNE स्क्वेयर। तो देखो रटना नहीं है, तुम कहोगे सर मतलब है कुछ कि भाई ऐसे ही कर रहे हैं, डेरिवेशन को रट रहे हैं पागलों की तरह, तो रटो मत इसको बिल्कुल भी। तो एक और हमें पता है कि वी नो आर क्या होता है रो L/A। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रो है अपने पास क्या आई, अपने पास रो आई है M, बस ये काम किए, जो रो है वो MNE स्क्वेयर अपॉन में 2। बात समझ में आई? तुम कहोगे सर ये क्या आ गया, N क्या है, ये है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर एक ऐसी वो एरिया वॉल्यूम ले हम जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम हो, 1 हो, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कहलाएंगे, N कहलाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिलैक्सेशन टाइम है, तो क्या अपने पास रिलैक्सेशन टाइम है, M क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अपने पास से क्या आ गया, तो आ गया। समझ में आया? वहां तक एक बार उतार लो, फिर उसके बाद हम एक बार 2 फैक्टर्स बता देते हैं छोटे छोटे, फिर हो जाएगा ये टॉपिक खत्म। आना के सेट खत्म ही नहीं हो रहा, लगी रहेगा, बस हो गया। चलो तो नंबर 1 की जो रेसिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/n, है ना। देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज भी कांस्टेंट, तो दोनों खेल किसका है, n का और टो का। तो अगर मैं n की बात करूं तो जो रेसिस्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। भाई सीधी सी बात है, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतना अच्छा कंडक्टर होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो कराएगा। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसकी रेसिस्टिविटी उतनी क्या मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो करंट को रोकती है, और कंडक्टर्स का जो रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टिविटी होती है वो वेरी लो। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रेसिस्टिविटी क्या आएगी, कम आएगी। इसका क्या मतलब हुआ कि जो रेसिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल। किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है कि नेचर किसका है। अगर मैं एग्जांपल हूं आपके पास, एक मैंने लिया आयरन और एक लिया मैंने सिल्वर, तो हमने देखा कि इसका पर यूनिट वॉल्यूम देखते हैं एक बार, और एक बार इसका मैंने एक पीस लिया, मैंने देखा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 100 है और इसके अंदर मिलेंगे आपको 180। तो नंबर n एग्जाम्पल है, कोई सही नहीं है, ये यहाँ पे लाखों करोड़ों में होती है संख्या, वो तो मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे मान लो n कितना है 100 और यहाँ पे सिल्वर का 180, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा इसमें है तो इसकी रेसिस्टिविटी कम मिलेगी। तो करंट किस में फ्लो करेगा ज्यादा, सिल्वर में,
क्योंकि रेसिस्टिविटी का काम है करंट रोकना, और इसका करंट कम रोकेगा, रेसिस्टिविटी कम तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। इसलिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी बहुत कम है। बात समझ में आई? ये किस पे डिपेंड करे? रेसिस्टिविटी नेचर ऑफ मटेरियल पे करे। अब दुनिया में कहीं से भी आप सिल्वर ले आओ तो सिल्वर का चाहे कितना भी सैंपल लो आप, छोटा सैंपल बड़ा सैंपल, तो सबकी रेसिस्टिविटी क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी। ये अपने पास हो गया पार्ट 1। ठीक है, हो गया। चलो, और जो लास्ट है नंबर 2, वो है अपने पास किस पे डिपेंड कर रही है? टो, रिलैक्सेशन टाइम पे। जब मैंने कहा था नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे बता देंगे, वो आगे आ गया कि अगर मैं टो बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी घटेगी। कैसे? वो ऐसे कि जैसे ही टो बढ़ गया, ये अपने पास सैंपल है और इलेक्ट्रॉन्स यहां से टकरा के, एक तो इतनी देर में टकरा रहा है और एक वो बार बार यहीं पे टकरा गया, जल्दी जल्दी टकरा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम। तो क्या जल्दी पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा, वो बहुत टाइम लगाएगा। क्यों? क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम बहुत छोटा है, बार बार टक्कर खा रहा है, वो ज्यादा कोलिजन करा रहा है। अब ज्यादा वो टक्कर खा रहा है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो गया। मैं यहां पे कम की बता रहा हूं, जिसको कम ले लो फिर आप। तो बात तो एक ही है भाई कि रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम, जल्दी जल्दी टक्कर खा रहा है। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो क्या जल्दी पहुंचेगा? वो जल्दी नहीं पहुंचेगा, बहुत देरी से पहुंचेगा। बहुत देरी से पहुंचेगा मतलब करंट क्या है? लापरवाही कर रहा है, कम पहुंच रहा है, देरी से पहुंच रहे हैं। तो रेसिस्टिविटी क्या है? इसका मतलब ज्यादा है। रेसिस्टिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब है? करंट का कम होना, और करंट कम ही तो हुआ। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, टो मैंने इंक्रीज कर दिया, रिलैक्सेशन टाइम आराम से, इसी सैंपल को मैंने ऐसे, ये देखो जल्दी पहुंचेगा, इसमें बार बार टक्कर खाएगा, फिर पीछे जाएगा, कभी आगे आएगा, इसमें जल्दी पहुंच गया। तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ रहा है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? दो कोलिजन के बीच का समय। तो रेसिस्टिविटी घट जाएगी, मतलब ज्यादा करंट पहुंचेगा तो रेसिस्टिविटी डिक्रीजेस। खत्म। तो अपने पास क्या हो गया? रेसिस्टिविटी हो गया। तो ये अपने पास क्या हो गया? कंप्लीट टॉपिक हो गया आज का। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।